हेलो दोस्तों, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती हैं बेहद सच्ची और ड्रावनी कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली शहर के एक ऐसे कब्रिस्तान की है जहाँ जाने की बात सुनकर ही आज भी लोगों के रूह तक कांप जाते हैं। इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानी के बारे में लोग आज भी बातें करते नहीं थकते। जब दिल्ली कॉलेज के कोठारी हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्त विनायक, रघु, नील के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। और उन दोस्तों में से नील ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त कॉलेज से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रात के करीब 2 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर भी 1-2 गाड़ी वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। अब रात के करीब 2 बज चुके थे। तभी रघु कहता है, ठीक है नील, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रहे तो। नील जवाब देता है, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, और जब डर ही नहीं लगता फिर डर किस बात का। इतना कहकर नील जोर जोर से हंसने लगा। रघु और नील आपस में बात कर रहे थे, पर विनायक आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। रघु विनायक से पूछता है, तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहाँ सारी मुर्दों की लाश है, किसी लड़की की नहीं। ठरकी इंसान इसका बस चले तो लड़की को कब्र से निकाल कर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रघु और नील जोर जोर से हंसने लगे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। विनायक बोलता है, अरे नहीं रघु, मैं तो इन कब्रों पे लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं मिली के साथ यहाँ घूमने आया तो इस थॉमस हैक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़कर मिली को दिया था। विनायक की बात सुनकर रघु और नील भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि विनायक के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। नील बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही जाऊंगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ, अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। नील की बात सुन रघु और विनायक कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और नील अपने दोस्तों को कब्र से जाते हुए शांत देख रहा था। और उनके जाने के बाद नील उसी थॉमस हैक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ ही रही थी कि तभी जमीन से एक हाथ निकला और नील के हाथ पकड़कर उसे कब्र के नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था, और जब उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो हाथ किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाल कर एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही धुआं उठता हुआ दिखा, जो उसी को घेरने उसी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा, और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाजें आने लगी, और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को
उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छल्ली कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दन दोनों को काट रहे थे। और ये सब नील के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए नील की सांसों की गर्माहट बढ़ गई। पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने नील को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि रघु और विनायक ही थे, और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। रघु बोलता है, अभी देख कितना फट्टू है ये। तभी फिर विनायक भी बोलता है, अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ ही क्यों करी। जरा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। रघु और विनायक जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। नील कहता है, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने अभी यहाँ क्या देखा। नील जानता था कि जो उसने अभी देखा वो कभी अपने दोस्तों को समझा पाएगा। झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को ही हुआ था कि तभी विनायक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोलता है कि अबे तू अकेला कहाँ चल दिया। चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना। नील कहने लगा, पर रुकना ही क्यों है, जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है, और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। नील विनायक से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान के बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही रघु ने उसके गले में रस्सी डालकर वापस से उसे कब्रिस्तान में घसीट लिया। नील डर गया। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं नील तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? नील चीख चीख के रघु से कहे जा रहा, पर रघु ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक कर दूसरी तरफ से खींचता हुआ नील को फांसी चढ़ाने लगा। नील चिल्लाता हुआ कहने लगा, रघु ये तू क्या कर रहा है? अरे विनायक, तू रघु को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? रघु के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक ना सुनी, और देखते ही देखते नील फांसी की वजह से छटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मरने ही वाला है तो सुनता जा, हम वो नहीं हैं जो तू समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैक, और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने नील फांसी पर लटका तड़प रहा था। नील के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से नील के शरीर को छल्ली करना शुरू कर दिया, जिससे नील को वहीं पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई। विनायक ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोने में पेड़ पर झूलती नील की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया कि ये दोनों लाश को जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया। रघु और विनायक ने जब नील की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से नील की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थीं। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे, और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही उंगलियों की खाली करतूस बिखरे हुए थे, पर नील के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था,
पर अब ये केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो चुकी थी कि बाहर से भले ही उसके शरीर पर कोई खरोच ना हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छलनी पड़ा था और अंदर से मांस, नसें, यहाँ तक कि हड्डियां भी कटी हुई थीं। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद रघु और विनायक की लाश भी उसी रहस्यमय तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी वही लिखा था जो नील की रिपोर्ट्स में लिखा था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ पड़ा था और तलवार में मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थीं। और आज भी इस केस की फाइल दिल्ली के एक थाने में धूल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को सुरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी और लाइट की सुविधा कर दी। अब ये रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद भी लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।